बीरबल की आखिरी पहेली। जब बीरबल ने अकबर को अपनी मृत्यु के बाद भी एक पहेली में उलझाए रखा। बीरबल की आखिरी पहेली। जब मृत्यु के बाद भी जीवित रही चतुराई। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोवा के साथ चमक रहा था, लेकिन शहंशाह अकबर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। समय अपनी गति से चल रहा था और अकबर के सबसे प्रिय मित्र वजीर आजम बीरबल अब वृद्ध हो चले थे। उनकी दाढ़ी के सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां उनके तजुर्बे की गवाह थी, लेकिन उनकी आंखों की वह चमक आज भी वैसी ही थी जो किसी भी पहेली को क्षण भर में सुलझा देती थी। एक शाम जब दोनों फतेहपुर सीकरी की बालकनी में बैठकर ढलते सूरज को देख रहे थे, अकबर ने लंबी सांस लेकर कहा, बीरबल, हमने इस सल्तनत को खून पसीने से सींचा है। हमने बड़े बड़े युद्ध जीते, कठिन पहेलियां सुलझाई, लेकिन एक डर मुझे हमेशा सताता है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, जहांपनाह को किस बात का खौफ? आपके चरणों में तो दुनिया झुकती है। अकबर बोले, डर इस बात का है कि जब तुम नहीं रहोगे तब इस अकबर का क्या होगा? कौन मुझे आईना दिखाएगा? कौन मेरे गुस्से को शांत करेगा? बीरबल, क्या तुम जाने के बाद मुझे अकेला छोड़ दोगे? बीरबल कुछ पल खामोश रहे, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, महाराज, शरीर तो नश्वर है, उसे तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, लेकिन विचार और बुद्धि कभी नहीं मरते। मैं वादा करता हूं कि मेरे जाने के बाद भी मैं आपकी हर उस मुश्किल में साथ खड़ा रहूंगा जहां दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। उस शाम के ठीक एक महीने बाद बीरबल ने अकबर को अपने कक्ष में बुलाया। बीरबल काफी कमजोर लग रहे थे। उन्होंने एक भारी सागवान की लकड़ी का संदूक अकबर को सौंपा, जिस पर शाही मुहर लगी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये मेरी आखिरी वसीयत और आखिरी पहेली है। इस संदूक को आप तभी खोलिएगा जब आप खुद को दुनिया के सबसे बड़े संकट में पाएं, जब आपके पास कोई रास्ता न बचे और जब आपको लगे कि बीरबल की कमी आपको सबसे ज्यादा खल रही है। याद रहे, समय से पहले इसे खोलना इस पहेली के जादू को खत्म कर देगा। अकबर ने भारी मन से वो संदूक स्वीकार कर लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद हिंदुस्तान का वो सबसे चमकता सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। बीरबल का निधन हो गया। बीरबल के जाने के बाद दिल्ली का दरबार किसी श्मशान की तरह शांत रहने लगा। अकबर के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारियों ने बीरबल की जगह लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे केवल चापलूसी कर सकते थे। बीरबल जैसी अक्ल कहां से लाते? अकबर अक्सर बीरबल की खाली कुर्सी को देखकर उदास हो जाते। वे अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की कोशिश करते, पर हर बार उन्हें महसूस होता कि बीरबल के बिना उनका आधा अस्तित्व खत्म हो गया है। बीरबल का वो संदूक अकबर के शयन कक्ष में रखा रहा, पर अकबर ने उसे कभी नहीं खोला। वे बीरबल के शब्दों का सम्मान करना चाहते थे। करीब 2 साल बीत गए। बीरबल की कमी अब भी महसूस की जा रही थी। इसी बीच फारस, पर्शिया के शाह ने अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए अपना सबसे चतुर दूत मिर्जा कासिम दिल्ली भेजा। मिर्जा कासिम अपने साथ एक ऐसी पहेली लाया था जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। दरबार लगा। मिर्जा कासिम ने एक कांच का पारदर्शी जार मेज पर रखा। उस जार के अंदर एक सोने का बना हुआ अंडा था, जो जार के मुंह से काफी बड़ा था। मिर्जा कासिम ने चुनौती दी, जहांपनाह, फारस के शाह का पैगाम है, आपको इस सोने के अंडे को इस कांच के जार से बाहर निकालना है। शर्त यह है कि न तो कांच का जार टूटना चाहिए और न ही सोने का अंडा पिघलना या कटना चाहिए। यदि आपके विद्वान इसे निकाल सके तो फारस आपको बुद्धि का सम्राट मान लेगा, वरना आपको यह स्वीकार करना होगा कि बीरबल के साथ ही हिंदुस्तान की अक्ल भी खत्म हो गई। अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा। मुल्ला दो प्याजा ने जार को हाथ में लिया, उसे उल्टा पलटा, पर अंडा जार के मुंह से बाहर आना नामुमकिन था। एक हकीम ने कहा, शायद इसे तेल डालकर फिसलाया जा सकता है।
पर अंडा जार के घेरे से बड़ा था। फिसलाने से क्या होता? एक गणितज्ञ ने हिसाब लगाया और कहा, जहांपनाह, ये भौतिक विज्ञान के खिलाफ है, इसे बाहर निकालना असंभव है। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या मेरे दरबार में सब गधे भरे हैं? क्या फारस का दूत यहां से हमारी बेइज्जती करके जाएगा? मिर्जा कासिम मुस्कुराया, जहांपनाह, लगता है बीरबल के जाने के बाद ये दरबार केवल एक पत्थर की इमारत रह गया है। अकबर को गहरा सदमा लगा। वे अपमान के घूंट पीकर अपने कक्ष में चले गए। उन्हें बीरबल की याद इतनी तेज आई कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी उनकी नजर कोने में रखे सागवान के संदूक पर पड़ी। अकबर ने कांपते हाथों से संदूक की मुहर तोड़ी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा था कि अंदर शायद कोई जादुई किताब होगी या कोई गुप्त हथियार। जैसे ही संदूक खुला, अकबर दंग रह गए। संदूक के अंदर कोई कीमती चीज नहीं थी, बल्कि उसमें 3 वस्तुएं थी। 1, एक छोटा सा खाली मिट्टी का घड़ा। 2, एक सूखा हुआ गुलाब का फूल। 3, एक रेशमी रुमाल जिस पर लिखा था, जहांपनाह, पहेली का हल जार में नहीं, समय की कोख में है। अकबर उन चीजों को घंटों देखते रहे। मिट्टी का घड़ा, सूखा गुलाब और ये रहस्यमयी संदेश। अकबर का सिर चकराने लगा। वे पूरी रात सो नहीं सके। वे बार बार उन शब्दों को दोहराते रहे, पहेली का हल जार में नहीं, समय की कोख में है। अचानक पिछली रात के अंतिम पहर में अकबर के दिमाग में बिजली कौंधी। उन्हें बीरबल की एक पुरानी कहानी याद आई जो उन्होंने बचपन और विकास के बारे में सुनाई थी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बीरबल, तुम मरकर भी मुझे जीत दिला गए। अगले दिन दरबार लगा। अकबर के चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास था। उन्होंने मिर्जा कासिम से कहा, दूत महोदय, हमें आपकी चुनौती मंजूर है, लेकिन इसके लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए। वो जार हमारे शाही बागान में रखा जाएगा। मिर्जा कासिम ने सोचा कि अकबर समय काट रहे हैं, पर वो मान गया। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद माली को बुलाया और उसे एक गुप्त निर्देश दिया। उन्होंने वो कांच का जार लिया और उसे शाही बागान में एक ऐसी जगह रखा जहां कद्दू, पंपकिन की बेलें उग रही थी। माली ने अकबर के कहे अनुसार बेल पर लगे एक बिल्कुल छोटे से कद्दू के फल को जार के संकरे मुंह से अंदर डाल दिया, जबकि वो बेल से जुड़ा हुआ था। समय बीतता गया। जार के अंदर कद्दू को धूप, पानी और खाद मिलती रही। धीरे धीरे कद्दू जार के अंदर बड़ा होने लगा। 3 महीने के अंत तक कद्दू ने जार का पूरा आकार ले लिया और वो सोने के अंडे के चारों ओर कस गया। 3 महीने बाद फारस का दूत वापस आया। अकबर उसे शाही बागान में ले गए। वहां जार के अंदर एक विशाल कद्दू भरा हुआ था और उसके बीच में वो सोने का अंडा फंसा हुआ था। अकबर ने कहा, मिर्जा कासिम, देखिए, कुदरत ने आपकी पहेली को और कठिन बना दिया है। अब अंडा कद्दू के अंदर है। मिर्जा कासिम ने कहा, हुजूर, लेकिन अंडा बाहर कैसे आएगा? अकबर मुस्कुराए और बोले, यही तो पहेली है। मैंने आपकी पहेली को सुलझा लिया है। आपने कहा था कि जार टूटना नहीं चाहिए और अंडा पिघलना नहीं चाहिए। अब आप इस कद्दू को जार के अंदर ही सड़ा दीजिए, डीकंपोज। जब कद्दू गलकर पानी बन जाएगा तो अंडा अपने आप जार के मुंह से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कद्दू ने उसे जार की दीवारों से ऊपर उठा दिया है। अकबर ने आगे कहा, असल में बीरबल ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई चीज जार में नहीं समा सकती तो उसे जार के अंदर ही पैदा करो। फारस के शाह ने वो अंडा जार के अंदर ही बनवाया था, मोल्ड इनसाइड द जार। उसे निकालने का तरीका भी वही है जो उसे अंदर डालने का था, समय और धैर्य। मिर्जा कासिम दंग रह गया। उसने अकबर के सामने सिर झुका दिया और कहा, जहांपनाह, बीरबल मरे नहीं हैं, वे आपकी सोच में जीवित हैं। दूत के जाने के बाद अकबर वापस अपने कक्ष में आए। उन्होंने उस सागवान के संदूक को फिर से देखा। उन्हें महसूस हुआ
कि संदूक की तली में कुछ और भी है। उन्होंने कपड़ा हटाया तो वहां एक छोटा सा लिफाफा मिला। अकबर ने उसे खोला। उसमें बीरबल की लिखावट में एक आखिरी खत था। मेरे अजीज दोस्त अकबर, मुझे पता था कि फारस का शाह या कोई न कोई आपको इस पहेली में जरूर फंसाएगा। वो कांच का जार और सोने का अंडा फारस की पुरानी चाल है। मैंने वो मिट्टी का घड़ा इसलिए रखा था ताकि आप याद कर सकें कि मैंने कैसे एक बार घड़े के अंदर कद्दू उगाया था। सूखा गुलाब इसलिए था ताकि आप समझ सके कि खुशबू यादों में होती है, शरीर में नहीं। और हां, अगर आप ये खत पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने पहेली सुलझा ली है। अब ज्यादा उदास मत होइए। जाइए और मुल्ला दो प्याजा की कोई नई फिरकी लीजिए। बेचारा 3 महीने से चैन की नींद सो रहा है। अकबर की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उनके होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल कहीं नहीं गए थे। वे तो उनके हर फैसले, हर हंसी और हर बुद्धिमानी भरे कदम में साथ थे। कहानी का सार: 1. बुद्धि अमर है, इंसान चला जाता है, लेकिन उसके दिए गए संस्कार, सीख और विचार हमेशा जीवित रहते हैं। 2. धैर्य और समय दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियां बल से नहीं, बल्कि सही समय और धैर्य, पेशेंस से सुलझती है। 3. आत्मनिर्भरता एक अच्छा शिक्षक या मित्र वह है जो आपको अपनी अनुपस्थिति में भी लड़ना सिखा दे। बीरबल ने अकबर को जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें सोचना सिखाया। 4. सच्ची मित्रता, सच्ची दोस्ती मृत्यु के बाद भी साथ निभाती है और मार्गदर्शन करती है। निष्कर्ष: बीरबल की आखिरी पहेली हमें सिखाती है कि जीवन की जटिलताओं का समाधान अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों और हमारी शांत बुद्धि में छिपा होता है। अकबर ने बीरबल को खोकर भी उन्हें कभी नहीं खोया, क्योंकि बीरबल उनके भीतर की चेतना बन चुके थे। शून्य की कीमत: जब कुछ नहीं ने सब कुछ को हिला दिया। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में आगरा का किला अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। दोपहर का समय था। दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी और बादशाह अकबर अपने खास कक्ष में बीरबल के साथ शतरंज की बिसात बिछाए बैठे थे। बाहर परिंदे चहचहा रहे थे और ठंडी हवा के झोंके रेशमी पर्दों को हिला रहे थे। अकबर आज कुछ दार्शनिक मूड में थे। अचानक उन्होंने शतरंज की एक गोट उठाई और उसे गौर से देखते हुए बोले, बीरबल, दुनिया में हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। हीरा कीमती है क्योंकि वो चमकता है, तलवार कीमती है क्योंकि वो रक्षा करती है, और अनाज कीमती है क्योंकि वो पेट भरता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। बीरबल ने अपनी चाल चलते हुए पूछा, क्या जहांपना? अकबर ने एक कागज पर 0 का निशान बनाया और बोले, ये 0, ये क्या है? ये तो केवल एक गोल घेरा है। अगर मैं किसी को 0 मुहरे दूं तो उसे कुछ नहीं मिलता। अगर मैं किसी को 0 सजा दूं तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि 0 बेकार है। ये नथिंग है। फिर हमारे गणितज्ञ इसे इतना महत्व क्यों देते हैं? बीरबल मुस्कुराए। वे जानते थे कि अकबर आज तर्क के मूड में। बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, जहांपनाह, जिसे आप बेकार कह रहे हैं, वो दरअसल इस सृष्टि का आधार है। 0 के बिना न संसार की गणना हो सकती है और न ही आपके साम्राज्य का वैभव टिक सकता है। अकबर जोर से हंसे। अरे बीरबल, तुम भी कभी कभी बहकीब की बातें करते हो। जो खुद में कुछ नहीं है, वो सब कुछ का आधार कैसे हो सकता है? अगर तुम मुझे कल तक ये साबित न कर सके कि 0 की अपनी एक बड़ी ताकत है, तो मैं मान लूंगा कि आज तुम्हारी बुद्धिमानी भी 0 हो गई है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह बीरबल ने शहर के सबसे साधारण और गरीब आदमी को खोजा। उसका नाम था कालू। कालू एक मामूली मजदूर था जो दिन भर बोझ ढोता था। बीरबल ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और उसे राज दरबार चलने को कहा। कालू डरते डरते बोला, हुजूर, मुझ जैसे मामूली इंसान का बड़े दरबार में क्या काम? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम बस मेरे पीछे खड़े रहना और कुछ मत बोलना। आज तुम बादशाह सलामत को गणित का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने वाले हो। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल ने कालू को सम्राट के सामने खड़ा किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कौन है? क्या आज तुम इस कंगाल के जरिए शून्य की महिमा गाओगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, धीरज रखें। सबसे पहले आप इस व्यक्ति को एक एक स्वर्ण मुद्रा इनाम में दें। अकबर ने खजांची को इशारा किया। खजांची ने कालू को एक सोने का सिक्का दे दिया। कालू खुश हो गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी इस व्यक्ति की कीमत आपकी नजर में केवल एक स्वर्ण मुद्रा है। अब जादू देखिए। बीरबल ने एक सफेद कागज मंगवाया और उस पर बड़े अक्षरों में एक लिखा। उन्होंने सम्राट को दिखाया। फिर उन्होंने उस एक के आगे एक शून्य शून्य लिख दिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब खजांची से कहिए कि कालू को इस कागज पर लिखी संख्या के बराबर मुहरे दे। अकबर ने देखा कि एक अब 10 फीट बन चुका था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इसे 10 मुहरे दे दो। कालू की आंखें चमकने लगी। बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने उस 10 के आगे एक और शून्य लगा दिया। संख्या 100 फीट हो गई। अकबर ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, इसे 100 मुहरे दी जाए। बीरबल ने फिर एक शून्य बढ़ाया। संख्या 1000 फीट हो गई। अब अकबर के माथे पर पसीना आने लगा। वे समझ रहे थे कि बीरबल कहाँ जा रहे हैं। जब बीरबल ने 5वां शून्य लगाया और वो संख्या 1,00,000 फीट 1,00,000 पहुंच गई, तो अकबर ने हाथ जोड़ लिए। अकबर बोले, बस करो बीरबल, मेरा खजाना खाली करने का इरादा है क्या? मैं समझ गया कि शून्य जब किसी अंक के पीछे लगता है तो उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह तो केवल गणित की बात हुई। शून्य का असली जादू तो अभी बाकी है। क्या मैं आपके सेनापति और मंत्रियों को यहां बुला सकता हूं? बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक ऊंचा मंच बनवाया। उन्होंने अकबर से प्रार्थना की कि वे उस मंच पर अकेले जाकर बैठें। अकबर जाकर बैठ गए। बीरबल ने जनता और दरबारियों से पूछा, जहांपनाह यहां अकेले बैठे हैं, उनकी शक्ति क्या है? सबने कहा, वे सम्राट है, वे महान है। तब बीरबल ने कहा, कल्पना कीजिए कि जहांपनाह के पीछे खड़ी उनकी सेना शून्य हो जाए, उनके वफादार मंत्री शून्य हो जाएं, उनकी प्रजा उनका साथ छोड़ दे और शून्य हो जाए, तो इस मंच पर बैठे इस एक व्यक्ति की क्या कीमत रह जाएगी? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, आप वो एक एक अंक है जो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी शक्ति, आपका वैभव और आपका साम्राज्य उन शून्यों, सैनिकों, मंत्रियों और प्रजा से आता है जो आपके पीछे खड़े हैं। अगर ये शून्य हट जाएं, तो वो एक अकेला और कमजोर पड़ जाता है। शून्य खुद में कुछ नहीं है, लेकिन वह जिसके पीछे खड़ा हो जाए उसे महान बना देता है। अकबर चकित रह गए। बीरबल ने बात को और गहराई तक ले जाते हुए कहा, जहांपनाह, इंसान का अहंकार भी एक की तरह होता है। जब तक वो दूसरों को, जिन्हें वो शून्य समझता है, अपने साथ लेकर चलता है, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि सिर्फ वही एक है और बाकी सब बेकार शून्य है, तो वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। अकबर अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या शून्य का कोई आध्यात्मिक अर्थ भी है? बीरबल ने बड़े विनम्र भाव से कहा, बिल्कुल जहांपनाह, ये पूरी सृष्टि शून्य से पैदा हुई है और अंत में शून्य में ही मिल जाएगी। जब हम पैदा होते हैं, हमारे हाथ में शून्य होता है। जब हम मरते हैं, हम साथ शून्य लेकर जाते हैं। लेकिन इस शून्य से शून्य के बीच की यात्रा में हम जो अंक कमाते हैं, अच्छे कर्म, वही हमारी असली कीमत तय करते हैं। बीरबल ने एक मिट्टी का घड़ा मंगवाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस घड़े की उपयोगिता क्या है?
अकबर बोले, इसमें पानी भरा जा सकता है। बीरबल ने कहा, लेकिन पानी कहाँ भरा जाता है? घड़े की दीवारों में नहीं, बल्कि घड़े के अंदर मौजूद खाली जगह में। वो खाली जगह क्या है? वो शून्य है। अगर घड़े के भीतर शून्य, खालीपन ना हो तो वो घड़ा पत्थर का एक टुकड़ा मात्र है। ठीक उसी तरह यदि मनुष्य के हृदय में अहंकार भरा हो और शून्य, विनम्रता और खालीपन न हो तो उसमें ज्ञान का जल नहीं भरा जा सकता। अकबर की आंखें खुल गई। उन्होंने जो शून्य को बेकार समझा था, वो अब उन्हें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली वस्तु लग रहा था। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे गणित ही नहीं, जीवन का दर्शन सिखा दिया। मैंने सोचा था कि शून्य का मतलब अभाव, लैक है, पर तुमने दिखा दिया कि शून्य का मतलब अनंत संभावना है। अकबर ने उसी समय घोषणा की कि उस गरीब मजदूर कालू को, जो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं शून्य लगाने के बाद बनी थी, वे वास्तव में दी जाएं। कालू की तो किस्मत ही बदल गई। अकबर ने बीरबल को भी बेशकीमती हीरों का हार पहनाया। निष्कर्ष और मोरल शिक्षा। इस चटपटी और गहरी कहानी से हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती है। 1. छोटे का महत्व किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा या शून्य समझकर उसका अपमान न करें। सही स्थान पर बैठने पर वो आपकी कीमत 10 गुना बढ़ा सकता है। 2. संगठन की शक्ति। एक नेता नंबर 1 तभी शक्तिशाली होता है जब उसके पीछे उसकी टीम शून्य खड़ी होती है। अकेले 1 की सीमाएं हैं, पर शून्य के साथ वो अनंत है। 3. विनम्रता। जीवन में शून्य, खालीपन, विनम्रता होना जरूरी है। अगर आप खुद को पहले से ही पूर्ण समझेंगे तो नया ज्ञान सीखने की जगह नहीं बचेगी। शून्य कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये वो धुरी है जिस पर संसार का संतुलन टिका है। जैसा कि बीरबल ने सिद्ध किया, शून्य जब तक अकेला है वो मौन है, लेकिन जब वो जुड़ जाता है तो वो उद्घोष बन जाता है। अदृश्य न्याय। जब बीरबल ने हवा को गवाही के लिए बुलाया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्यायप्रियता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। ऊंचे संगमरमरी खंभे, रेशमी पर्दे और बेशकीमती कालीनों से सजे इस दरबार में हर रोज न्याय की गुहार लेकर दूर दराज से लोग आते थे। अकबर न्यायप्रिय तो थे, लेकिन कभी कभी पेचीदा मामलों में वे भी चकरा जाते थे। ऐसे समय में उनके नवरत्नों में सबसे अनमोल रत्न बीरबल अपनी चतुराई से मामला सुलझाते थे। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और दरबार की कार्यवाही समाप्त होने ही वाली थी कि तभी एक दुबला-पतला, फटेहाल कपड़ों में एक व्यक्ति हाथ जोड़कर रोता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसका नाम रामू था, जो पेशे से एक छोटा किसान था। रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहांपना, मैं लूट गया। मेरी जीवन भर की कमाई हड़प ली गई है। मुझे न्याय चाहिए। बादशाह अकबर ने उसे शांत किया और पूछा, साफ साफ बताओ रामू, क्या बात है? तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? रामू बोला, हुजूर, 2 साल पहले मुझे अपनी बीमार मां के इलाज और तीर्थ यात्रा के लिए शहर से बाहर जाना था। मेरे पास सोने की 100 मोहरें थी, जो मैंने मेहनत से जोड़ी थी। मैंने सोचा कि रास्ते में चोरी का डर है, इसलिए मैंने वे मोहरें अपने पड़ोसी सेठ धनीराम के पास अमानत के तौर पर रख दी। धनीराम शहर का बड़ा व्यापारी है, मैंने उस पर भरोसा किया। लेकिन आज जब मैं वापस लौटा और अपनी मोहरें मांगी, तो उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने उसे कभी कोई धन दिया ही नहीं। बादशाह ने तुरंत सिपाही भेजकर सेठ धनीराम को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। विवाद सच बनाम झूठ। कुछ ही देर में सेठ धनीराम दरबार में हाजिर हुआ। वो रेशमी वस्त्र पहने था, उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थी और चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। बादशाह ने पूछा, धनीराम, क्या यह सच है कि रामू ने तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी? धनीराम बड़ी चतुराई से बोला, हुजूर,
ये व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है। मैं इसे ठीक से जानता तक नहीं। मैं शहर का प्रतिष्ठित व्यापारी हूं। भला मुझे इस कंगाल के पैसों की क्या जरूरत? क्या इसके पास कोई गवाह है? क्या कोई लिखापढ़ी हुई है? अगर नहीं, तो ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। अकबर ने रामू से पूछा, रामू, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? क्या किसी ने तुम्हें पैसे देते हुए देखा था? रामू की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, उस समय हम दोनों के अलावा वहां कोई इंसान नहीं था। हम शहर के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। मैंने उसी पेड़ के नीचे उसे थैली सौंपी थी। अकबर उलझन में पड़ गए। बिना गवाह के न्याय कैसे हो? उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, गवाह है। रामू कह रहा है कि वो पीपल के पेड़ के पास था। इसका मतलब वो पेड़ और वहां की हवा गवाह है। बीरबल की अनोखी चाल, पेड़ को समन। पूरा दरबार सन्न रह गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या बीरबल पागल हो गए हैं? पेड़ कैसे गवाही देगा? बीरबल ने गंभीरता से रामू से कहा, रामू, तुम फौरन उसी पीपल के पेड़ के पास जाओ और मेरा ये आदेश उसे सुनाओ कि उसे अकबर के दरबार में गवाही देने के लिए बुलाया गया है। जाओ और उस पेड़ को लेकर आओ। रामू चकित था, लेकिन बीरबल के आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य था। वो भागा भागा जंगल की ओर गया। इधर दरबार में बीरबल ने सेठ धनीराम से कहा, सेठ जी, तब तक आप यहीं बैठिए। जब तक वो पेड़ यहां नहीं आता, तब तक कार्यवाही जारी रहेगी। जैसे ही पेड़ आएगा, वो खुद बता देगा कि सच क्या है। धनीराम मन ही मन हंस रहा था। उसने सोचा, बीरबल चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन आज तो वो मूर्खों वाली बात कर रहा है। भला पेड़ भी कभी चलकर दरबार में आता है? मनोवैज्ञानिक खेल, अदृश्य गवाह का डर। आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल बीच बीच में आंखें बंद करके कुछ गुनगुनाते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों। अचानक बीरबल ने सेठ धनीराम से पूछा, सेठ जी, आपको क्या लगता है, रामू अब तक पेड़ के पास पहुंच गया होगा? धनीराम ने लापरवाही से उत्तर दिया, हां हुजूर, वो पेड़ यहां से काफी दूर है, शहर के दूसरे छोर पर। उसे पहुंचने में कम से कम 1 घंटा तो लगा ही होगा। बीरबल मुस्कुराए और फिर शांत हो गए। दरबार की कार्यवाही चलती रही। अकबर भी समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल क्या कर रहे हैं। 2 घंटे बाद रामू हाफता हुआ वापस आया। वो अकेला था। उसने सिर झुकाकर कहा, बीरबल साहब, मैं बहुत माफी चाहता हूं। मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, आपका आदेश भी सुनाया, लेकिन पेड़ अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो यहां नहीं आ सका। बीरबल ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, अरे रामू, उदास क्यों होते हो? वो पेड़ तो कब का अपनी गवाही दे चुका है। बल्कि इस कमरे की हवा ने भी अभी अभी सच उगल दिया है। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? न पेड़ यहां आया, न हवा ने कुछ कहा, फिर गवाही कैसे हुई? बीरबल ने सेठ धनीराम की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, जब मैंने सेठ से पूछा कि क्या रामू पेड़ तक पहुंच गया होगा, तो सेठ ने तुरंत कहा कि वो पेड़ बहुत दूर है, वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। अगर सेठ धनीराम वहां कभी गया ही नहीं था, अगर उसने रामू से पैसे लिए ही नहीं थे, तो उसे कैसे पता कि वो पीपल का पेड़ कितनी दूर है और कहां स्थित है? सेठ धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पसीने छूटने लगे। वो हकलाने लगा, नहीं नहीं हुजूर, मेरा मतलब था कि। बीरबल ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, सेठ जी, झूठ की उम्र छोटी होती है। आपने खुद स्वीकार कर लिया कि आप उस स्थान को जानते हैं। रामू ने तो केवल पुराना पीपल कहा था, उसने दिशा नहीं बताई थी। लेकिन आपने तो उसकी दूरी भी बता दी। अब बताइए, क्या हवा ने मुझे सच नहीं बताया? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, धनीराम, अब भी सच स्वीकार कर लो, वरना अंजाम बुरा होगा। डर के मारे धनीराम अकबर के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे क्षमा करें।
लालच में आकर मैंने झूठ बोला था। मैं रामू की 100 मुहरें लौटाने को तैयार हूं। बीरबल ने कहा, केवल 100 मुहरें नहीं सेठ जी। रामू को 2 साल तक जो मानसिक पीड़ा हुई और उसे जो अपमान सहना पड़ा, उसके हर्जाने के तौर पर आप इसे 200 मुहरें देंगे। साथ ही दरबार को गुमराह करने के लिए आप पर 500 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया जाता है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर छुए। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। ये कहानी केवल एक किस्सा नहीं, बल्कि जीवन के कई गहरे सबक सिखाती है। 1. अपराधी का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ अ क्रिमिनल। बीरबल जानते थे कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कहीं न कहीं एक सुराग, क्लू छोड़ जाता है। सेठ धनीराम को लगा कि वो कानून से ऊपर है, लेकिन उसके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्थान बसा हुआ था जहां उसने अपराध किया था। 2. प्रकृति की गवाही, अदृश्य न्याय का अर्थ है कि भले ही कोई इंसान आपको न देख रहा हो, लेकिन कुदरत के कण-कण में आपके कर्म दर्ज होते हैं। बीरबल ने हवा और पेड़ का नाम केवल सेठ को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए लिया था। 3. बुद्धि का बल तलवार जो काम नहीं कर सकती, वो काम एक छोटी सी युक्ति, ट्रिक कर देती है। अकबर चाहते तो सेठ को कोड़े मरवा कर सच उगलवा सकते थे, लेकिन वो न्याय नहीं, जुल्म कहलाता। बीरबल ने तर्क के आधार पर न्याय किया। निष्कर्ष, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का सार यह है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। आप दुनिया की नजरों से अपना पाप छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की यादों और सच्चाई से कभी भाग नहीं सकते। न्याय की चक्की धीरे चलती है, लेकिन पिस्ती बहुत बारीक है। बीरबल की चतुराई का एक और छोटा सा अंश। जब रामू पैसे लेकर जा रहा था, बीरबल ने उसे रोककर कहा, याद रखना रामू, किसी पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन व्यापार और अमानत के मामले में हमेशा एक गवाह या लिखापढ़ी जरूर रखनी चाहिए। आज तो हवा ने गवाही दे दी, लेकिन हर बार हवा तुम्हारे पक्ष में नहीं बहेगी। बीरबल और जादुई गधा। जब गधे ने खोली चोर की पोल। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए जाना जाता था। एक दिन दरबार की कार्यवाही चल रही थी कि अचानक बादशाह के सबसे करीबी और अमीर दरबारी नवाब सुल्तान खां बदहवास होकर दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और वे हाफ रहे थे। अकबर ने पूछा, नवाब साहब, खैरियत तो है? आप इतने परेशान क्यों हैं? नवाब ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, गजब हो गया। कल रात मेरे शयन कक्ष से मेरा पुश्तैनी हीरों का हार चोरी हो गया है। वो हार केवल कीमती ही नहीं था, बल्कि मेरे खानदान की इज्जत था। मैंने अपने सभी नौकरों की तलाशी ली, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। मुझे पक्का यकीन है कि यह काम मेरे ही खास नौकरों में से किसी एक का है, क्योंकि बाहर से किसी का अंदर आना नामुमकिन था। अकबर ने तुरंत कोतवाल को आदेश दिया, जाओ, नवाब साहब के सभी 7 प्रमुख नौकरों को हिरासत में लेकर दरबार में हाजिर करो। थोड़ी देर में 7 नौकर दरबार में हाजिर किए गए। वे सभी डरे हुए थे और कसम खा रहे थे कि उन्होंने चोरी नहीं की है। कोतवाल ने हार ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही कुछ करो। क्या तुम इन 7 लोगों में से असली चोर को पहचान सकते हो? याद रहे, हमारे पास कोई गवाह नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उन 7 नौकरों की आंखों में गौर से देखा। चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, उसकी आंखें कहीं न कहीं सच बोल देती है। बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं कल सुबह तक चोर को पकड़ लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक खास गधे की जरूरत पड़ेगी। दरबारी हैरान रह गए। गधा? चोर पकड़ने के लिए गधा? सब मन ही मन बीरबल का मजाक उड़ाने लगे। शाम को बीरबल ने महल के पीछे वाले एक खाली कक्ष में एक काले गधे को बंधवा दिया। बीरबल ने गुप्त रूप से उस गधे की पूंछ पर काला काला, एक विशेष प्रकार का गहरा रंग
और तेज खुशबू वाला इत्र मिला हुआ लेप लगवा दिया। अब बीरबल ने सातों नौकरों को बुलाया और उन्हें उस अंधेरे कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। अकबर और अन्य दरबारी भी ये तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। बीरबल ने घोषणा की, सज्जनों, गौर से सुनो, ये कोई आम गधा नहीं है। ये अलजादुई गधा है जिसे मैंने अरब के रेगिस्तानों से मंगवाया है। इस गधे के पास दिव्य शक्तियां हैं। आप सातों को एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाना है और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से कहना है, मैंने चोरी नहीं की है। बीरबल ने आगे कहा, इस गधे की खासियत यह है कि जैसे ही कोई चोर इसकी पूंछ छुएगा, ये गधा जोर से रेंकना, ब्रेंग शुरू कर देगा और उस व्यक्ति को लात मार देगा। जो निर्दोष है उसके साथ गधा कुछ नहीं करेगा। चलिए शुरू कीजिए। एक एक करके नौकरों को अंदर भेजा गया। पहला नौकर अंदर गया, सन्नाटा रहा। वो बाहर आया। दूसरा नौकर गया, फिर भी सन्नाटा। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा नौकर भी अंदर गए और बाहर आ गए। गधा एक बार भी नहीं रेंका। अंत में सातवां नौकर भी अंदर गया और चुपचाप बाहर आ गया। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। बीरबल का गधा तो फेल हो गया। किसी भी नौकर के जाने पर गधा नहीं बोला। अब चोर कैसे पकड़ा जाएगा? अकबर ने भी थोड़ा निराश होकर पूछा, बीरबल, गधा तो एक बार भी नहीं बोला। क्या इसका मतलब यह है कि चोर इन सातों में से कोई नहीं है, या फिर तुम्हारा गधा ही जादुई नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, जादू गधे में नहीं बल्कि इंसान के डर में होता है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। बीरबल ने उन सातों नौकरों को लाइन में खड़ा होने को कहा। उन्होंने कहा, आप सभी अपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और हथेलियां मेरी तरफ करें। जैसे ही सातों ने हाथ ऊपर किए, बीरबल ने एक एक करके सबके हाथ चेक करने शुरू किए। 6 नौकरों के हाथ काले रंग और इत्र की खुशबू से सने हुए थे। लेकिन जैसे ही बीरबल 7वें नौकर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस 7वें नौकर के हाथ बिल्कुल साफ थे। उसके हाथों पर न तो काला रंग था और न ही कोई खुशबू। बीरबल ने तुरंत उस नौकर का हाथ पकड़ा और चिल्लाए, जहांपना, यही चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन बीरबल, इसके हाथ तो साफ है, बाकी सबके हाथ गंदे हैं, फिर ये चोर कैसे हुआ? बीरबल ने विस्तार से समझाया, जहांपना, मैंने गधे की पूंछ पर एक खास किस्म का काला रंग और तेज खुशबू वाला लेप लगाया था। जो नौकर निर्दोष थे, उन्हें जादुई गधे का कोई डर नहीं था। उन्होंने बेखौफ होकर गधे की पूंछ पकड़ी, जिससे उनके हाथों पर रंग लग गया। लेकिन ये 7वां नौकर, जो असली चोर था, वो मन ही मन डरा हुआ था। उसे लगा कि यदि उसने गधे की पूंछ छुई तो गधा सच में बोल पड़ेगा या उसे लात मार देगा। इसलिए पकड़े जाने के डर से उसने कमरे के अंदर जाकर गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं और बस बाहर आ गया। इसके साफ हाथ ही इसके चोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जब उस नौकर ने देखा कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है, तो वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि हार उसने नवाब साहब के बगीचे में एक पेड़ के नीचे गाड़ रखा है। सिपाही गए और हार बरामद कर लिया गया। नवाब सुल्तान खां की खुशी का ठिकाना न रहा। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। कहानी की सीख। 1. अपराध बोध चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका डर और उसका अंतर्मन उसे कहीं न कहीं गलती करने पर मजबूर कर देता है। 2. मनोविज्ञान की शक्ति हर समस्या का समाधान शारीरिक बल या हथियार नहीं होता। कई बार ठंडे दिमाग और मनोविज्ञान के उपयोग से कठिन गुत्थी सुलझाई जा सकती है। 3. सच्चाई की जीत झूठ के पाव नहीं होते। सच्चाई को छिपाने की कोशिश ही अक्सर झूठ का पर्दाफाश कर देती है। बीरबल ने साबित कर दिया कि गधा भले ही न बोले, लेकिन चोर की घबराहट चिल्ला चिल्लाकर सच बोल देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि
कि बुद्धि का सही इस्तेमाल ही इंसान को महान बनाता है। एक घड़ा बुद्धि। जब अकबर ने मांगी अक्ल की फसल। मुगलिया सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। संगीत की धीमी लहरें गूंज रही थी। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। तभी ईरान के शाह का एक दूत दरबार में दाखिल हुआ। दूत के हाथ में एक कीमती पत्र था। अकबर ने पत्र पढ़ा और उनके माथे पर बल पड़ गए। पत्र में लिखा था, सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान रत्न है। हमारे शाह को एक घड़ा बुद्धि की आवश्यकता है। कृपया 1 महीने के भीतर हमें एक घड़ा भरकर बुद्धि भेजें, अन्यथा हम ये मान लेंगे कि हिंदुस्तान के लोगों के पास अक्ल की कमी है। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने पत्र दरबारियों को सुनाया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हुजूर, बुद्धि कोई गाजर मूला तो है नहीं जो खेत से उखाड़ी और घड़े में भर दी। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो ईरान के शाह का कोई मजाक लगता है या हमें नीचा दिखाने की साजिश। दूसरे ने कहा। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सब सुन रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम एक घड़ा बुद्धि का इंतजाम कर सकते हो? याद रहे, हमारे देश की इज्जत का सवाल है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, बुद्धि तो क्या, मैं बुद्धि का पूरा बाग लगा दूं। बस मुझे 2 महीने का समय और 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। दरबार में मौजूद बीरबल के दुश्मन जैसे मुल्ला 2 प्याजा मन ही मन खुश हुए। उन्होंने सोचा, इस बार बीरबल पक्का फंसेगा। बुद्धि कहां से लाएगा? बीरबल स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर नहीं गए, बल्कि वे शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने एक बड़े बगीचे में पहुंचे। उन्होंने वहां एक माली को बुलाया और कहा, देखो, मुझे कुछ ऐसे मिट्टी के घड़े चाहिए जिनका मुंह बहुत छोटा हो लेकिन पेट बड़ा हो। माली ने वैसे ही कई घड़े लाकर दे दिए। अब बीरबल ने अपने बगीचे में कुम्हड़े, कद्दू पेठा की बेलें लगवाई। जब बेलों पर छोटे छोटे फल, कुम्हड़े आने शुरू हुए, जो अभी आकार में एक बेर या नींबू जितने थे, तब बीरबल ने एक अनोखा काम किया। उन्होंने उन नन्हे कुम्हड़ों को सावधानी से उन मिट्टी के घड़ों के अंदर डाल दिया। बेल घड़े के मुंह से अंदर जा रही थी और फल घड़े के पेट में सुरक्षित था। माली हैरान था। हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, मैं इसमें अक्ल उगा रहा हूं। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि इन घड़ों को हिलाना नहीं है और पौधों को खाद पानी समय पर देना है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सूरज की रोशनी और खाद पानी पाकर घड़े के अंदर रखे कुम्हड़े बड़े होने लगे। धीरे धीरे उन्होंने घड़े का पूरा आकार ले लिया। अब कुम्हड़े इतने बड़े हो चुके थे कि वे घड़े के तंग मुंह से बाहर नहीं निकल सकते थे। इधर दरबार में अकबर बेचैन हो रहे थे। 1 महीना बीत गया, फिर दूसरा भी खत्म होने को आया। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, ईरान के दूत वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बुद्धि तैयार हुई या हम ईरान के शाह को मना कर दें? बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, फसल पक चुकी है। बस कल सुबह बुद्धि का घड़ा आपके सामने होगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक सुंदर रेशमी कपड़े से ढका हुआ मिट्टी का घड़ा लेकर पहुंचे। पूरे दरबार की निगाहें उस घड़े पर टिकी थी। ईरान का दूत भी उत्सुकता से आगे बढ़ा। बीरबल ने वो घड़ा दूत के सामने रखा और बड़ी गंभीरता से बोले, हुजूर, ये रहा बुद्धि से भरा घड़ा, अक्ल का घड़ा। हमारे बादशाह ने आपके शाह के लिए ये कीमती तोहफा भेजा है। ईरान के दूत ने कपड़े को हटाया। उसने देखा कि घड़े के अंदर एक बहुत बड़ा, ठोस और चमकीला फल, कुम्हड़ा, भरा हुआ है। फल इतना बड़ा था कि वो घड़े की दीवारों से सटा हुआ था। उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने दूत से कहा, सुनिए, इस तोहफे को स्वीकार करने की एक शर्त है। दूत ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, शर्त यह है कि इस बुद्धि को घड़े से बाहर निकालना होगा।
लेकिन शर्त यह है कि न तो घड़ा टूटना चाहिए और न ही अंदर की बुद्धि को कोई नुकसान, कट या खरोंच पहुंचना चाहिए। अगर आप इसे सही सलामत निकाल लेंगे तो हम मान लेंगे कि आपके शाह वाकई बुद्धि के पारखी हैं। दूत हक्का बक्का रह गया। वो घड़े के छोटे से मुंह को देखता और फिर अंदर के विशाल फल को। ये तो नामुमकिन था। बिना घड़ा तोड़े वो फल बाहर आ ही नहीं सकता था। दूत ने अपनी हार मान ली और पूछा, बीरबल, ये तो नामुमकिन है, आप ही बताइए इसका क्या अर्थ है? बीरबल खिलखिलाकर हंसे और बोले, हुजूर, बुद्धि भी ऐसी ही होती है। वो जिस पात्र, दिमाग में रहती है, उसे बिना तोड़े या बिना चोट पहुंचाए बाहर नहीं निकाली जा सकती। जिस तरह ये फल इस घड़े के आकार में ढल गया है, उसी तरह इंसान की बुद्धि उसके अनुभवों के साथ बढ़ती है और उसके व्यक्तित्व में समा जाती है। यदि आपके शाह को बुद्धि चाहिए तो उन्हें घड़ा तोड़ना ही होगा, यानी कि उन्हें खुद अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। अकबर ये सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने दूत की ओर देखा। दूत ने झुककर कहा, वाकई हिंदुस्तान की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। जहांपनाह, मैं ये घड़ा लेकर ईरान जाऊंगा और अपने शाह को बताऊंगा कि बीरबल ने न केवल घड़ा भरकर बुद्धि दी है, बल्कि उसे निकालने की जो चुनौती दी है वही असली बुद्धिमानी है। जब दूत चला गया तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सच बताओ, तुमने ये करिश्मा किया कैसे? बीरबल ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने बेल को घड़े में डालकर फल उगाया। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने तो कुम्हड़े को ही अक्ल बना दिया। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, हुजूर, वैसे भी जिसकी बुद्धि घड़े जैसी सीमित हो, उसे तो कुम्हाड़ा की ही अक्ल नजर आएगी। अकबर ने बीरबल को मोतियों का कीमती हार पहनाया और बोले, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि खरीदी नहीं जाती, बल्कि वो सही समय पर सही युक्ति, सल्यूशन निकालने का नाम है। कहानी की सीख: 1. असंभव कुछ भी नहीं अगर आप अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें तो दुनिया का हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। 2. बुद्धि का स्वरूप बुद्धि कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। ये तो इंसान की सोच और उसके नजरिए की उपज है। 3. जैसे को तैसा अगर कोई आपसे टेढ़ा सवाल पूछता है तो उसका जवाब देने के लिए आपको अपनी बुद्धि को और भी ज्यादा पैना, शार्प करना पड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना और मुश्किलों का सरल समाधान ढूंढना ही असली अक्ल है। बीरबल का घड़ा बुद्धि आज भी ये संदेश देता है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका हल हमारे दिमाग के छोटे से कोने में ही छिपा होता है। सबसे बड़ा हथियार तलवार बनाम बुद्धि। जब बीरबल भिड़े पागल हाथी से। एक शाम दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर अपने सेनापतियों और नवरत्नों के साथ अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। अकबर के प्रधान सेनापति, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे, अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि तलवार ही सबसे बड़ा हथियार है। एक कुशल योद्धा के हाथ में तलवार हो तो वो पूरी दुनिया जीत सकता है। बिना शस्त्र के वीरता अधूरी है। दूसरे दरबारी ने समर्थन किया, हुजूर, तोप और तीरकमान भी बड़े हथियार हैं। अंततः युद्ध मैदान में वही जीतता है जिसके हाथ में हथियार मजबूत हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम सेनापति की बात से सहमत हो? बीरबल ने शालीनता से जवाब दिया, आलमपनाह, सेनापति साहब अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसकी बुद्धि, अक्ल है। अगर बुद्धि साथ न दे तो हाथ में पकड़ी हुई तलवार भी बोझ बन जाती है। बुद्धि वो हथियार है जो बिना किसी धातु के भी दुश्मन को पस्त कर सकता है। सेनापति को बीरबल की बात चुभ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम विद्वान हो सकते हो, पर युद्ध की बातें वीरों पर छोड़ दो। जब सामने मौत खड़ी हो तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं आती,
केवल तलवार काम आती है। अकबर को एक शरारत सूझी। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बात का फैसला मैदान में होगा। हम देखना चाहते हैं कि बीरबल की बुद्धि मौत के सामने कैसे काम करती है। शहंशाह ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उन्होंने अपने महावत को आदेश दिया कि गजराज नामक हाथी को, जो अपनी विशालता और गुस्से के लिए मशहूर था, खूब शराब पिलाई जाए और उसे पागल कर दिया जाए। अकबर ने तय किया कि अगले दिन जब बीरबल दरबार की ओर आ रहे होंगे, तब उस पागल हाथी को उनके रास्ते में छोड़ दिया जाएगा। अगली सुबह बीरबल हमेशा की तरह पैदल ही राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। वे अपनी धुन में मगन थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मौत का इंतजाम किया जा चुका है। तभी अचानक चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, दुकानों के बर्तन गिरने लगे और धूल का गुबार उठने लगा। बीरबल ने सामने देखा, विशालकाय हाथी गजराज अपनी सूंड लहराता हुआ, चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। हाथी की आंखें खून की तरह लाल थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो पागल हो चुका था। महावत दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। रास्ते में जो भी आ रहा था, हाथी उसे कुचलने को तैयार था। बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक संकरी गली थी जहां से भागना नामुमकिन था। उनके पास न तलवार थी, न ढाल, न कोई अंगरक्षक। क्षण भर के लिए बीरबल का दिल भी जोर से धड़का। मौत उनकी तरफ सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही थी। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई। पास ही एक दुकान के बाहर एक छोटा कुत्ता सो रहा था। हाथी अब बीरबल से मात्र कुछ ही फीट की दूरी पर था। वो अपनी सूंड उठाकर बीरबल को लपेटने ही वाला था। दरबारी और सैनिक जो छतों से ये नजारा देख रहे थे, डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि आज बीरबल का अंत निश्चित है। लेकिन तभी बीरबल ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने बिजली की फुर्ती से उस सोते हुए कुत्ते को उसकी पिछली टांगों से पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे पागल हाथी के चेहरे और आंखों की तरफ उछाल दिया। अचानक हवा में उछलने और अपनी पूंछ पर हमला होने से कुत्ता डर गया और पागल होकर भौंकने और छटपटाने लगा। जैसे ही कुत्ता हाथी के चेहरे पर गिरा, उसने अपनी जान बचाने के लिए हाथी की आंखों और सूंड पर अपने पंजों से बुरी तरह खरोंचना शुरू कर दिया और हाथी के कान के पास जोर जोर से भौंकने लगा। पागल हाथी, जो अब तक सबको डरा रहा था, इस अचानक हुए हमले से घबरा गया। हाथी एक संवेदनशील प्राणी होता है, खासकर उसकी सूंड और आंखें। एक छोटे से जीव का इस तरह सीधे चेहरे पर हमला करना उसे उलझन में डाल गया। कुत्ते की तेज आवाज और उसके पंजों की चुभन ने हाथी का ध्यान बीरबल से हटा दिया। हाथी डरकर पीछे हटा और अपनी सूंड झटकने लगा। कुत्ते ने मौका पाकर नीचे छलांग लगाई और भाग खड़ा हुआ। लेकिन तब तक हाथी का संतुलन बिगड़ चुका था। वो बीरबल को छोड़कर दूसरी दिशा में भाग गया। बीरबल ने चैन की सांस ली, अपने कपड़े झाड़े और मुस्कुराते हुए शांत कदमों से दरबार की ओर चल दिए। जब बीरबल दरबार में दाखिल हुए तो वहां सन्नाटा था। अकबर और सेनापति को खबर मिल चुकी थी कि बीरबल बच गए हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, हमने सुना कि आज रास्ते में गजराज तुमसे टकरा गया था। तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं था, फिर तुम जीवित कैसे बचे? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां अपना, मैंने आपसे कल ही कहा था कि बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तलवार काम नहीं आती, तब अक्ल रास्ता दिखाती है। मैंने बस अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उस समय जो सबसे बड़ा हथियार मुझे मिला वो था एक छोटा कुत्ता। बीरबल ने पूरी घटना सुनाई। ये सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सेनापति का सिर शर्म से झुक गया। अकबर ने अपनी गद्दी से उतरकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने आज न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया
कि दुनिया में कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं होता जिसे बुद्धि से हल न किया जा सके। जिसके पास अक्ल है वो कभी निहत्था नहीं होता। शिक्षा, ये कहानी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की रणनीतियों का एक पाठ है। एक, संकट के समय घबराना ही हमारी सबसे बड़ी हार है। बीरबल ने डरने के बजाय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया। यह सिखाता है कि हथियार हाथ में नहीं, दिमाग में होता है। दो, हाथी की शारीरिक शक्ति के सामने बीरबल की शारीरिक शक्ति कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी युक्ति ने उस विशाल शक्ति को परास्त कर दिया। ये लेवरेज का सिद्धांत है, सही जगह पर सही प्रहार। 3, आत्मविश्वास बीरबल का अपनी बुद्धि पर अटूट विश्वास था। उन्होंने साबित किया कि विद्वान केवल किताबों से नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन के अनुभवों से बनता है। 4, परिस्थिति का विश्लेषण बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि हाथी को डराने के लिए उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो अनपेक्षित हो। कुत्ते का हमला हाथी के लिए अनपेक्षित था। सबसे बड़ा हथियार कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें। जैसे तलवार को धार देने की जरूरत होती है, वैसे ही बुद्धि को भी चुनौतियों के माध्यम से तेज करना पड़ता है। अकबर और बीरबल का ये किस्सा आज भी प्रबंधकों, मैनेजर्स, छात्रों और हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो जीवन के युद्ध क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है। मस्तकहानी का संदेश, यदि आपके पास बुद्धि है तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तलवार केवल शरीर को काट सकती है, लेकिन बुद्धि परिस्थितियों को बदल सकती है। एक दिन आगरा के किले में सुबह कुछ अलग ही रंग लेकर आई। शहंशाह अकबर अपने दीवाने खास में विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, उमराव, काजी, सेनापति सब अपनी अपनी जगह खड़े थे। तभी अकबर के चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। उन्होंने ऐलान किया, आज दरबार में बुद्धि की नहीं, अक्ल की परीक्षा होगी। सब चौंके। अकबर ने आगे कहा, आज मैं तुम सबको एक अजीब हुक्म देता हूं। कल सुबह हर दरबारी दरबार में एक एक अंडा लेकर आएगा। जो नहीं लाया उसे सजा मिलेगी। दरबार में खुसर पुसर मच गई। कोई बोला, हुजूर, अंडा? कोई फुसफुसाया, दरबार में? अकबर हंसे, हां, और याद रहे, अंडा खुद का होना चाहिए। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। कोई बूढ़ा था, कोई काजी, कोई सेनापति। सब सोच में पड़ गए कि खुद का अंडा आखिर लाए तो कैसे। उसी समय बीरबल शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनकी ओर देखा। बीरबल, तुम कुछ नहीं बोलोगे? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, हुक्म सिर आंखों पर। एक दिन बाद दरबार फिर सजा। हर दरबारी के हाथ में एक अंडा था। कोई मुर्गी खाने से, कोई बाजार से, कोई पड़ोसी से मांग कर लाया। सबको भरोसा था कि काम बन जाएगा। अकबर ने कहा, एक एक करके आगे आओ और बताओ, ये अंडा तुम्हारा है। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, ये मेरा अंडा है। अकबर ने पूछा, कैसे? वो हकलाया, हुजूर, मेरा मतलब, मैंने लाया है। अकबर मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। दूसरा आया, जहां पनाह, ये अंडा मेरा है। अकबर, कब दिया? दरबारी चुप। तीसरा, चौथा, सबके जवाब गोलमोल। अकबर की भौहें तन गई। तभी उन्होंने पुकारा, अब बीरबल आए। सबने देखा, बीरबल के हाथ खाली थे। न अंडा, न थाली, न कपड़ा। दरबार में हंसी गूंज उठी। एक दरबारी बोला, अरे, बीरबल तो सजा पाएंगे। दूसरा, आज तो बीरबल फंस गए। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, बीरबल, तुम्हारा अंडा कहाँ है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मैं अंडा देने नहीं आया, मैं मुर्गा बनकर आया हूं। पूरा दरबार सन्न। अकबर, क्या बकते हो? बीरबल, हुजूर, आपने कहा था अंडा खुद का होना चाहिए। दरबार में कोई ऐसा नहीं जो अंडा दे सके, सिवाय मुर्गे के, इसलिए आज मैं मुर्गा हूं। यह कहकर बीरबल ने जमीन पर दाना चुगने की नकल की।
कुकड़ूं दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसी रोक न सके। अकबर ने हंसी थामकर पूछा, अच्छा बीरबल, फिर इन सब के अंडे? बीरबल ने एक एक दरबारी की ओर इशारा किया। जहांपनाह, ये सब झूठे दावे हैं, किसी का अंडा उसका नहीं। सबने बाजार से खरीदा, किसी से उधार लिया। जब असंभव काम का हुक्म दिया जाए तो सच्चाई नहीं, चालाकी जन्म लेती है। अकबर गंभीर हुए, तो तुम क्या साबित करना चाहते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, सत्ता का हुक्म जब प्रकृति के विरुद्ध होता है तो ईमानदार भी झूठ का सहारा लेता है। आज अगर आपने पूछा होता किसने बाजार से अंडा खरीदा, तो सब सच बोलते, पर खुद का अंडा कहकर आपने सबको झूठा बनने पर मजबूर कर दिया। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने आगे कहा, और जहांपनाह, अगर सजा देनी हो तो पहले यह देखना चाहिए कि गलती किसकी थी, हुक्म की या आदमी की। अकबर उठ खड़े हुए। उन्होंने सब दरबारियों से कहा, आज बीरबल ने मुझे भी सबक सिखाया, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और तुम शाही मुर्गे, आज से तुम्हारा नाम होगा शाही मुर्गा। सब हंस पड़े। अकबर ने घोषणा की, आज से कोई भी हुक्म देने से पहले यह देखा जाएगा कि वो न्यायपूर्ण, संभव और सच्चा हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह की जय। कहानी की सीख, मोरल। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असंभव आदेश लोगों को झूठ की ओर धकेलते हैं। सच्चा न्याय वही है जो समझ और करुणा से भरा हो। बुद्धिमानी केवल नियम बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से लागू करने में है। और सबसे बड़ी बात, सवाल गलत हो तो जवाब भी गलत दिखते हैं। शाही मुर्गा बना बीरबल उस दिन न सिर्फ दरबार को हंसा कर गया, बल्कि शहंशाह अकबर को भी एक